हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ नारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। दोस्तों, जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ लिया है, मैंने लिखा है डीएम को आपकी हेल्प चाहिए। अब आप सोच में पड़ गई होंगी डीएफ्स की डीएम की हेल्प हम क्यों करें। जिस पर्सन ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, जिसने हमें इतना इग्नोर किया है, आखिर हम उसकी हेल्प क्यों करें। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ये लगता है, हमें जब डीएम पेन देते हैं तो हमारा मन नहीं करता है, हम नहीं समझ पाते हैं डीएम को हम सब बुरा मानते हैं, राइट। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमिनिन की तरह अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिल्कुल टफ होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बिल्कुल कठोर किस्म के होते हैं। फेमिनिन इतना पेन में होती है, रोती है उनके लिए, फिर भी दिल नहीं पिघलता है उनका। ठीक है, मानते हैं कि डीएम कठोर होते हैं, पर फेमिनिन इस जर्नी पे आपसे ज़्यादा सफ़र डीएम ही करते हैं। और वो क्यों? इसलिए कि डीएफ्स तो फिर भी मेडिटेशन करके खुद को हील कर लेती हैं। डीएफ्स की जब अवेकनिंग होती है तो वो पर्ज कर लेती हैं, मन हल्का कर लेती हैं, डिवाइन के साथ अपने पेन को शेयर कर लेती हैं। बट डीएम, सोचिए, वो तो अनअवेकन होते हुए भी आपको हेल्प करते हैं, आपको ट्रिगर्स देते हैं ताकि आपको आपके इश्यूज़ पता चले, आप उन पे वर्क कर पाएँ। वो खुद मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, पर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरीके से सोसाइटी की जो प्रोग्रामिंग है उन पे हावी होती है कि कितनी भी कार्मिक सिचुएशंस आए तो, और कितना भी मतलब उनको अंदर से रोने का मन भी करेगा, बट फिर भी वो रोते नहीं हैं, पर्ज नहीं करते हैं। इतना भार उनके हार्ट चक्र पे होता है, आप सोच भी नहीं सकती। सारा पेन उन्होंने सप्रेस कर रखा होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, दोनों में से पहले फेमिनिन एनर्जी ही पहले अवेकन होती है, क्योंकि वो सेंसिटिव होती है, करुणा होती है, उसमें दया होती है, ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होती है। और मैस्कुलिन्स इसलिए बाद में अवेकन होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ कार्मिक सिलेबस पूरा करना होता है। बिकॉज़ जब हम युगा साइकिल की बात करते हैं, 4 युगों की बात करते हैं, तो जब वो साइकिल डिसेंडिंग में रहती है, डिसेंडिंग की साइकिल जब रही थी, यानी उतरते हुए क्रम में, तब मैस्कुलिन एनर्जी ने बहुत सारा कर्मा क्रिएट किया था इस अर्थ पे। तो जब अर्थ का एसेंशन का टाइम आता है तो पूरी अर्थ की हीलिंग की जो जिम्मेदारी होती है, जो कमान होती है, जो पावर होती है, वो फेमिनिन एनर्जी को सौंप दी जाती है। इसलिए इस जर्नी पे फेमिनिन पहले अवेकन होती है और बाद में मैस्कुलिन होता है। कहा जाता है ना कि जो फेमिनिन होती है वो ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है और जो मैस्कुलिन होता है वो पैसेंजर सीट पे होता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ अभी वो अवेकन नहीं होता है, उस वक्त वो लेसन्स नहीं सीख रहा होता है, ग्रोथ उसकी नहीं हो रही होती है। उसकी जो लेसन्स है, ग्रोथ है, वो डीएफ के इनर वर्क के बाद ही स्टार्ट होता है। तो जो एसेंशन का टाइम रहता है जब, तो मैस्कुलिन एनर्जी इसी एसेंशन के टाइम पे वही कर्मा फेस करती है जो डिसेंडिंग साइकिल में उन्होंने क्रिएट किया होता है। डिवाइन मैस्कुलिन क्यों मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं? इसलिए ही नहीं कि उनमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, पर हाँ, आपके डीएम को कॉन्शियसली ना सही, पर सबकॉन्शियसली इस जर्नी के बारे में सब पता होता है, क्योंकि यूनिवर्स उनको भी बहुत सारे साइन दिखाता है, पर वो इग्नोर कर देते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि वो सब जानते हैं, यहाँ तक कि वो हमें गाइडेंस भी देते हैं। अनअवेकन होते हुए भी आपके डीएम आपको गाइडेंस देते हैं कि जर्नी को हमें डीएफ्स को पूरा कैसे करना है। जैसे मैं अपनी जर्नी का एक वाक़या बताती हूँ कि मेरे डीएम ने मुझे
क्या क्ल्यू दिए थे इनिशियल स्टेज पर, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक बार जब हम दोनों की चैट हो रही थी और मैंने उनसे कहा था कि आप प्रे करो कि जिससे मैं पसंद करती हूँ, जो मेरा डिवाइन पार्टनर है, वो मुझे मिल जाए। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जवाब कुछ ऐसा था जो सीधा मेरे दिल को छू गया, सीधा मेरे दिल पे जाके लगा। मैं शॉक्ड हो गई कि नहीं, ये बात तो मेरे डीएम की हायर सेल्फ मुझसे कह रही है। मेरे डीएम की हायर सेल्फ ने मुझे होप दी है। और रिप्लाई ये था कि जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और उनका ये रिप्लाई पढ़कर उस वक्त मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि मेरे डीएम मुझे गाइड कर रहे हैं जर्नी पर। वो मतलब साइलेंटली, यानी उनकी हायर सेल्फ कह रही है कि डोंट वरी, मैं किसी का नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। और क्योंकि ऑलरेडी उनका पहले एक कार्मिक से ब्रेकअप हो चुका था, तो वो बहुत टूट चुके थे, फियर में आ चुके थे, इसलिए वो हमारे कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट एक और क्ल्यू उन्होंने मुझे दिया था कि उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अब अपनी लाइफ फ़्लो में ही जीऊँगा, क्योंकि वो इतना पेन में आ चुके थे, इतना टूट चुके थे, अब उनको किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। लाइक उन्होंने अब मन बना लिया था कि किसी को कमिटमेंट देनी ही नहीं है, और या उनके मन में उस वक्त ऐसा था कि नहीं, अब जहाँ पेरेंट्स करवाएंगे वहाँ वो शादी कर लेंगे। तो उन्होंने वही किया। उस वक्त उनका जो फियर था उन पे हावी हो रहा था। बट एक और क्ल्यू उन्होंने मुझे दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अब अपनी लाइफ फ़्लो में ही जीऊँगा। एंड उस वक्त मैं इस बात को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं भी इतना अटैचमेंट्स में फंसी हुई थी। ये जो लाइन उन्होंने बोली थी वो मेरे लिए बोली थी। वो कह रहे थे कि तुम अपनी लाइफ फ़्लो में जियो, सरेंडर होके जियो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे काउंटर पार्ट्स हमें किसी तरह का हिंट बातों बातों में हमें दे देते हैं, या ड्रीम्स के ज़रिए भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। बिकॉज़ ड्रीम में ओनली आपके डीएम की हायर सेल्फ ही आपसे जुड़ती है। तो जब आपको अगर आपके डीएम के ड्रीम्स आए, कोई कन्वर्सेशन होती है ड्रीम में, तो उन जो कन्वर्सेशंस होती है उन पे गौर कीजिए कि कहीं उसमें वो आपको गाइड तो नहीं करे। क्योंकि जो एक तरीके से ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसमें कुछ मैसेज होता है या कोई गाइडेंस होती है ना, तो वो ड्रीम्स आप कभी नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं। और मैं भी नहीं भूली हूँ। मैंने अपनी जर्नी पे जो ड्रीम्स देखे थे मेरे डीएम के, वो मैं अभी तक भी नहीं भूली हूँ, मुझे सब याद है। तो आप भी ध्यान रखें इन सारी बातों का। आखिर क्यों वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं? बिकॉज़ वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से कोडिपेंडेंसी से बाहर आ जाओ, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। अगर आप अर्निंग नहीं करती हैं तो प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी को हील कीजिए, खुद कमाइए, अपना खर्चा खुद निकालिए। इमोशनली आपको किसी के साथ की ज़रूरत ना हो, इतना मजबूत बनाना है खुद को आपको। और इसलिए भी क्योंकि ये जो पूरा माया जाल है ना 3D का, जब तक आपके डीएम इस पूरे 3D पैटर्न से बाहर नहीं निकल आते, क्योंकि देखो वो 3D में होते हैं, अनअवेकन होते हैं, तो जो सोसाइटी के नियम होते हैं, जो सोसाइटी की प्रोग्रामिंग होती है, तो वो उनके थॉट्स में होती है। जो उनके पेरेंट्स ने जिस तरीके से कंडीशन किया होता है उनको, तो वो भी उनके थॉट में रहता है कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। तब एक तरीके से आपके डीएम पर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो जब तक आपके डीएम इस पूरे 3D पैटर्न से बाहर नहीं निकल आते हैं, तब तक वो आपको याद नहीं करेंगे। वो फिर अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देंगे, सोसाइटी को वो सोसाइटी के पीछे पीछे भागते रहेंगे। कभी कार्मिक पार्टनर को, कभी कार्मिक जॉब, कभी कार्मिक थॉट्स, इनसे कभी खुद को मुक्त नहीं कर पाएंगे आपके डीएम। और आपके डीएम भी अभी डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं बने हैं,
वो अभी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन ही है, इसलिए वो 3D पैटर्न के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। फिर क्यों आपके DM कार्मिक को बार बार अटैक कर रहे हैं? क्योंकि आपके DM के अंदर भी कार्मिक एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड है, तभी वो कार्मिक्स को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं कहती हूँ कि इसलिए ही मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और मैं बार बार कहती हूँ कि जब आपके DM कार्मिक के साथ हो तब अपनी एनर्जी अपने DM को मत भेजा करें। अपनी एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए DM को, उनको खुद कोशिश करने दीजिए ताकि वो अपनी इनर फेमिनिन से जुड़ सकें। मैंने क्यों लिखा है कि DM की हेल्प करो, तो आप डिटैच नहीं होगी तो DM को कैसे फील होगा कि उनको इनर फेमिनिन से जुड़ना है। वो यही हेल्प मांग रहे हैं आपकी कि आप डिटैच हो जाओ, आप उनको इतनी भी ज़्यादा एनर्जी मत दे दो कि वो कोशिश ही ना कर पाए, उनका मन हो इनर फेमिनिन से जुड़ने का, तभी आउटर रियलिटी में वो आपसे जुड़ेंगे, कमिटमेंट देंगे, आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा। ये जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहती है, रनर चेजर की सिचुएशन रहती है, वो इसलिए ही होती है। फ्री में एनर्जी अगर आप देती रहोगी तो उनको इनर फेमिनिन की क्रेव होगी ही नहीं। आप कितना भी DM को इस जर्नी के बारे में बताओगी कि यूनिवर्स ने मुझे ये साइन दिया है, मुझे नंबर दिख रहे हैं, या मुझे आपके ड्रीम्स आ रहे हैं, मुझे आपके नाम दिख रहे हैं बार बार, वो सब बातें इग्नोर कर देंगे। मैंने भी अपने DM को इस जर्नी के साइन बताए थे, वो नहीं माने। हाँ वो शॉक ज़रूर हुए थे बट वो माने नहीं, यहाँ तक कि उनको मेडिटेशन तक करने को मैंने बोला था, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उस वक्त मुझे, क्योंकि क्या इस जर्नी में जब मैंने काफ़ी इनर वर्क कर लिया, इस जर्नी के 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम किसी के लर्निंग प्रोसेस में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। आपके DM के हिस्से के जो लेसन्स हैं वो खुद ही उनको लेसन लर्न करने हैं। आप DFs बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हर सोल को यहाँ अपने टेस्ट खुद देने होते हैं, सीखना खुद है, कर्मा खुद फेस करना है, और DM अपना कर्मा पूरा किए बगैर आपके पास नहीं आएंगे। और एक बात मैनिफेस्टेशन को लेके कि बिकॉज़ मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है इस जर्नी पर। हम मैनिफेस्टेशन कब करते हैं? हम मैनिफेस्ट तभी करते हैं जब हमारे अंदर DFs के अंदर फियर ऑफ लूजिंग की एनर्जी होती है, खोने का डर होता है DM को, और इसी फियर के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत मैनिफेस्ट किया था। जब इनिशियल स्टेज थी मेरी जर्नी की, जो शुरुआत थी, शुरू के 3 या 4 महीने रहे होंगे, तब मैंने भी यही बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखे थे। मैंने भी बहुत मैनिफेस्ट किया था, विजुअलाइज़ किया था DM को। मेडिटेशन करते वक्त पूरे दिन मैनिफेस्ट किया करती थी, पर क्या हुआ, चुना उन्होंने कार्मिक को ही। उस वक्त मैं फियर और अटैचमेंट में फंसी थी, बट उस वक्त मुझे पूरी नॉलेज भी नहीं थी, पूरी अवेयरनेस भी नहीं थी कि आखिर कैसे पता चले कि अंदर फियर है, अटैचमेंट है। तो जो डर हमारे अंदर होता है ना, आउटर रियलिटी में वही मैनिफेस्ट होगा। अगर आपको डर है कि DM किसी और को ना चुन ले, तो वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है और वो सच भी हो जाएगा, वो रियलिटी में चेंज भी हो जाएगा। तो आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए आपकी, बल्कि आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ ना पाने की इच्छा हो, ना खोने का डर हो। जब ये पाने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी ना, तब आप सरेंडर में आओगी। वो जो स्टेज होती है ना, कंप्लीट पीस की, टोटली सरेंडर की स्टेज होती है, और DM की अवेकनिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। और एक बात कि पाने की इच्छा
क्यों नहीं होनी चाहिए? बिकॉज़ आत्मा को हम बांध नहीं सकते हैं। आत्मा का स्वभाव है मुक्त रहने का। बंधना किसी आत्मा को स्वीकार्य नहीं है। बंधन किसी आत्मा को पसंद नहीं है। आत्मा हमेशा से मुक्त रहना चाहती है। और एग्जैक्ट यही बात राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से सीखने को मिलती है। यही संदेश तो वो पूरे संसार को देना चाहते थे। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पर ही कि श्री कृष्ण से जब पूछा जाता है कि आपने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो श्री कृष्ण ने ये जवाब दिया कि राधा तो मेरा ही आधा हिस्सा है। राधा अलग नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। राधा में मैं ही हूँ और मुझ में राधा ही है। और राधा और मैं एक ही आत्मा के हिस्से हैं। तो कोई खुद से विवाह करता है क्या भला? कोई खुद से शादी करता है क्या? मैं अपने आप से विवाह कैसे कर लूँ? तो जब ये खोने का डर निकल जाएगा ना, पाने की इच्छा भी नहीं रहेगी, उस दिन आप समझना कि आपने डीएम को मुक्त कर दिया है इस बंधन से। क्योंकि जहाँ बंधन होता है, जहाँ कंट्रोल करने की, जहाँ अधिकार पाने की इच्छा होती है, वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम वहाँ होता है जहाँ मुक्ति होती है। और जब आपका डीएम डीएफ बैलेंस हो जाएगा ना, जब आप अपने डीएम को अपने अंदर ही फील करने लगोगी, तो आपको मैनिफेस्ट करने का मन ही नहीं करेगा। मैनिफेस्ट करेंगे भी किसको? खुद को। आप खुद को मैनिफेस्ट करोगे क्या? बल्कि डीएम के लिए इतना अनकंडीशनल लव आ जाएगा कि आप डिवाइन से प्रे करोगी कि जितना हक मुझे है डिवाइन को पाने का, उतना हक मेरे डीएम को भी है डिवाइन को पाने का। जितना हक मुझे है हील होने का, मुक्त होने का, मोक्ष पाने का, उतना ही हक मेरे डीएम को भी है हील होने का, मोक्ष पाने का। और तब जो प्रेम होगा आपका डीएम के साथ, वो होगा डिवाइन लव। चाहे आपकी डीएम से शादी हुई हो, नहीं हुई हो, 3D यूनियन हुआ हो, नहीं हुआ हो, बट वो जो लव होगा डिवाइन लव होगा, एकदम प्योर लव होगा, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को इस बंधन से मुक्त कर लेते हो। और इस हाई कॉन्शियस में आने के लिए भी आपको गहरी साधना, गहरी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस कॉन्शियस में, इस सरेंडर की स्टेज तक आ पाते हो। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि किसी के लर्निंग प्रोसेस में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। सपोज़ कि एक क्लासरूम है और टीचर एक टॉपिक पे सारे स्टूडेंट्स को समझा रहा है, तो आप अपने स्कूल टाइम को याद कीजिए। आपको पता होगा कि जब टीचर एक टॉपिक पे समझा रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों को वो टॉपिक सेम टाइम पे समझ आ जाए, एक ही बार में समझ आ जाए। किसी बच्चे को समझ आ जाता है जल्दी, किसी बच्चे को थोड़ी देर बाद समझ में आता है, तो किसी बच्चे को 1 दिन बाद, 2 दिन बाद वो टॉपिक समझ में आता है। टीचर ज़बरदस्ती तो किसी को सेम टाइम पे नहीं समझा सकता ना। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं उसे एक टॉपिक, किसी बच्चे को एग्जैक्ट एक सेम टाइम पर ही वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो टीचर भी लेट गो कर लेता है कि ठीक है, जिस बच्चे को जितना टाइम चाहिए समझने का, वो समझ सकता है। सेम आपके साथ और आपके डीएम के साथ भी यही हो रहा है कि आपकी लर्निंग पहले हो रही है, आप जल्दी सीख रहे हो, और आपके जो डीएम हैं उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि आप डीएफ्स भी इसलिए क्यों सीखती हो, क्योंकि आप जो 3D वर्ल्ड है, जो नॉइस है 3D वर्ल्ड की, आप 3D वर्ल्ड से डिटैच होके, अलग होके, एकदम शांति में, एकदम शांत माहौल में सीख रही हो, जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं। पर जो आपके डीएम है वो अभी भी जो संसार है उसके शोर के बीच में है, 3D वर्ल्ड में है, वहाँ है, 3D मैट्रिक्स में है वो। आप ही सोचिए कि संसार के शोर के बीच में रहते हुए आपकी डीएम कैसे सीख पाएंगे। जो चैप्टर कि लव का एक चैप्टर है आपको समझ में आ गया है, पर आपके डीएम को नहीं आ रहा है, तो उनको भी टाइम लगेगा समझने में। तो उनको स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो के बाद आप अपनी जर्नी को अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से इनर वर्क कर पाओ। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।